ओके हितेश भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 3Cube पॉडकास्ट में। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारी पहली पॉडकास्ट है और उसके पहले एपिसोड में आप आए हैं। वैसे तो सब लोग आपको जानते ही हैं, यूट्यूब पे सब लोगों ने देखा ही होगा। और मेरा मानना यह है कि हर किसी ने कभी ना कभी आपकी जो बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर है, बॉलीवुड हॉलीवुड आप सब चीज़ें ही करते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी ने सबने ही सुनी ही होंगी। ये मेरा मानना है। तो और एक और अचीवमेंट जो आपने रिसेंटली प्राप्त की है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस किया मैंने, वो है कि आपका नाम आया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर हैं। उसमें आपके पास रिकॉर्ड है मोस्ट अमाउंट ऑफ यूट्यूब प्ले बटन्स का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता है कि कोई हमारी कम्युनिटी से ऐसा प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड होल्डर है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हितेश भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोहन टू इनवाइट मी ऑन दिस पॉडकास्ट। और मैं खुद भी आपका चैनल फॉलो करता हूँ, जो आप एमसीयू से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह स्प्रेड करते हैं अपनी ऑडियंस, अपनी कम्युनिटी को। दैट इज़ ट्रेमेंडस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। एंड ये यूट्यूब का आई थिंक एक नया ऑप्शन आया है कोलैब का, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बेसिकली दो काम हम एक साथ ही कर रहे हैं। यूट्यूब के एक नए ऑप्शन, या फिर कहें कि एक नए प्लेटफॉर्म के एक नए, क्या कह सकते हैं इसको, एक एड ऑन है, एक नया फीचर है जो कि अभी सिर्फ आपको और मुझे प्रोवाइड हुआ है। यूट्यूब में कुछ ऐसे ही कुछ गिने चुने क्रिएटर्स हैं जिनको ये नया फीचर एक्सेस करने का मौका मिल रहा है। एक चीज़ वो है, और एक हमारी पॉडकास्ट है जो हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो दो तीर से, मतलब एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं आज। एक तीर से दो निशाने, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो कैटेगरी है, एक्सप्लेनेशन कैटेगरी, ये कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मैं समझता हूँ कि हम लोग ब्लेस्ड हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद है और उस चीज़ का हमें पैसा भी मिल रहा है, इंक्लूडिंग वो लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि थिएटर्स में जाकर के मूवी देखना, टिकट अफोर्ड कर पाना। कई बार लोगों के पास पैसे होते भी हैं, बट समटाइम एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जॉब होती है, घर का कोई और छोटा मोटा काम होता है, बिल्कुल। तो उन चीज़ों में वो जा नहीं पाते, मूवी देख नहीं पाते हैं। तो वो जब हमारे पास आकर के जब थैंक यू लिखते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तब ग्रेटफुल लगता है कि जैसे मैं और आप, जैसे हम जैसे लोग जो कि एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि मतलब उन लोगों के लिए एक तरीके से फ्री नेटफ्लिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पास एक्सेस नहीं है उनके लिए बिल्कुल बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो और जो लोग वो प्यार देते हैं हमें, क्योंकि आज वो प्यार दे रहे हैं तो उनकी वजह से आप हैं हमें, तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इसी थैंक्स से स्टार्ट करते हैं। अब जो भी आप पूछना चाहें। जी, सबसे पहला सवाल मेरा इसी को लेकर है कि जो आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया है मोस्ट अमाउंट ऑफ यूट्यूब प्ले बटन्स का, तो आप ये बताइए हितेश भाई कि किस तरह से इसका पूरा प्रोसीजर कंडक्ट हुआ था? खुद उन्होंने अप्रोच किया था या फिर आपने पहले अप्लाई किया था? किस तरह से आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम आया? एक बार ऑडियंस के लिए पूरा बताइए प्लीज़। तो बेसिकली मैं रैंडम अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और एक रील मेरे सामने आई कि इंडिया में एक मतलब मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल है, सेविंग चैनल। सेविंग का मतलब है सिलाई बुनाई कढ़ाई का एक चैनल है। उनको एक मैम चलाती हैं, दी टैलेंटेड इंसान उनके शायद चैनल का नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके 1.2 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पर, और उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो मिला। तो फिर मैंने सोचा कि अगर एक चैनल पर ये हो सकता है, सो आई डू रन मल्टीपल चैनल्स। सो करंटली आई हैव 15 यूट्यूब चैनल्स, जिनमें से 6 जो चैनल्स हैं वो 100 की क्रॉस कर गए थे। तो फिर मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम को पहले मेल किया। उन्होंने मुझसे ऑथेंटिकेशन के लिए सारे प्ले बटन्स के PDF और फोटोज़ और जो भी सर्टिफिकेट अपने को यूट्यूब से मिलते हैं, जब बटन आता है तो बटन के साथ में एक सर्टिफिकेट और एक कार्ड भी आता है, तो उन्होंने वो मांगे। मैंने उनको वो शेयर किए। उस प्रोसीजर में 7 या 8 डेज़ लगते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए उन्होंने मुझसे मेरे चैनल के लिंक्स वगैरह मांगे। हर एक वीडियो उन्होंने चेकआउट किया कि यही रियल है या नहीं है, कोई फेक और तो कोई चैनल नहीं है किसी का। तो ये प्रोसेस पूरे चला एटलीस्ट 2 हफ्ते ऊपर तक ये प्रोसेस चला। और उसके बाद में
अच्छा, इनका एक और है कि अगर इंडिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके डेटा के साथ में ये वाला डेटा क्रॉस चेक किया जाता है। अगर उस क्रॉस चेक में नाम नहीं मतलब नहीं मिलता तो फिर रिकॉर्ड मिल जाता है, और अगर वो नहीं मिलता मतलब डिक्लाइन हो जाता है तो फिर ये रिकॉर्ड नहीं बन पाता किसी का भी। तो वहाँ से किसी का था नहीं, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स का, तो मेरा नंबर 1 पर आ गया। देन उन्होंने मेल किया। मेल में उन्होंने ये बताया कि आपको मतलब आप अवॉर्डेड रिवॉर्डेड हो चुके हो, लेकिन इसके अचीवर्स किट के लिए आपको पेमेंट देनी होगी। ओके, पेमेंट ली उन्होंने हाँ, इसलिए। हाँ, तो नहीं, अगर आप चाहते हैं कि खाली आपका नाम बुक में आए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो खाली आपका नाम एक उसमें शो हो जाएगा। लेकिन आप एक हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अपने वॉल पर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, मेडल अगर आप लेना चाहते हैं, अपने यूट्यूब पर कोई व्लॉग वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अचीवर्स किट आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो उस अचीवर्स किट का प्राइस जो है उन्होंने मुझसे चार्ज किया था 14,160, मतलब 14,160 रुपये। ये मेरे ही नहीं, मतलब ग्लोबल इंडिया में जितने भी हैं जो भी अप्लाई करता है तो उनको वो पे करना पड़ता है। और उसके ऊपर अगर जाते हैं, जो भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अचीव है जिनका रिवॉर्डेड वो हैं, उसके ऊपर फिर वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर भी नाम डाल दिया। ओके। और वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो राइट नाउ आई एम द एशिया बुक रिकॉर्ड होल्डर। ओह, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। एशिया में सब आते हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, हाँ, रशिया, और ये इस साइड के नेपाल, भूटान, ये सब एशिया में ही काउंट होते हैं। हाँ। तो उसके बिगेस्ट यूट्यूबर का भी वो मिला है, मतलब मल्टीपल चैनल होल्डर का। तो अभी आपके पास कितने टोटल यूट्यूब प्ले बटन्स हैं? सिल्वर तो 6 हैं और एक गोल्ड है, और बाकी जो अदर चैनल्स हैं वो जैसे ही 1 लाख क्रॉस होंगे तो फिर उन पर भी आ जाएगा। ओके ओके। तो आपने जैसे बताया कि आपके मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें से आई थिंक सब लोग, आपके जो मेन चैनल है हितेश नगर के नाम से, उसके बारे में तो सब लोग ही जानते हैं, जिसके लिए आपके पास गोल्डन प्ले बटन भी है। तो बाकी जो आपके चैनल्स हैं उन पे भी आप एक्सप्लेनर मूवीज ही बनाते हैं या फिर वो कुछ अलग हैं? होता वो एक्सप्लेनेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन जैसा कि इस कैटेगरी में क्या है, जॉनरास काफ़ी सारे हैं एज यू ऑलरेडी नो। जैसे कि एनिमे जॉनरा हो गया, एनिमेटेड जॉनरा हो गया, वेब सीरीज़ का एक अलग जॉनरा हो गया। एक स्पेसिफिक कैटेगरी को अगर डिफाइन करें तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, है ना। तो ये जॉनरास क्या थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अब क्या है कि एक ही चैनल पर डालने से वो क्या है, काइंड ऑफ खिचड़ी सा क्रिएट हो जाता है ना। एक क्रिएटर को एक वो नहीं मिल पाता, बूस्ट नहीं मिल पाता कि भैया यार ये चैनल स्पेसिफाइड इस चीज़ के लिए है। अभी जैसे कि अपने यूट्यूब पर हर कोई एक अलग कैटेगरी को डिफाइन करता है, जैसे कि कोई खाली फाइनेंशियल एडवाइजेस ही देता है, उसको यूट्यूब्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड नहीं करता वो, और कोई यूट्यूब पे टिप्स एंड ट्रिक्स ही ऐड करता है तो वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। तो मुझे लगा कि यार एक चैनल में ही सब कुछ डालना थोड़ा सा मतलब गूफ अप सा हो जाएगा। देन आई थॉट कि अगर डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो उनको डिफरेंट चैनल के साथ में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जैसे कि एक वेब सीरीज़ वाला है हमारा, उस पर सिर्फ वेब सीरीज़ के एपिसोड्स ही जाते हैं, मतलब कि ईच सीज़न के ईच एपिसोड जाते हैं उस पर। और जो बॉलीवुड वाला है उस पर बॉलीवुड, एनिमेटेड है एनिमेटेड जाता है उस पर, एनीमे वाला है उस पर एनीमे, रिव्यूज़ वाला है उस पर खाली रिव्यूज़ जाते हैं। और हितेश नगर हॉलीवुड मूवीज़ के लिए स्पेसिफाइड है तो उस पर हॉलीवुड ज़्यादा जाती है, लेकिन अगर साउथ की थोड़ी बहुत वो डिमांड आ जाती है तो हम साउथ भी कर देते हैं उस पर। तो ये चैनल्स का कंटेंट है। जी बिल्कुल सही प्रॉब्लम बताई आपने, क्योंकि ये मैंने भी फेस की थी स्टार्टिंग में। मेरा जो चैनल है मैंने शुरुआत की थी सुपर हीरो कंटेंट से, और मेनली उस समय मैं शॉर्ट्स डालता था। तो क्योंकि मेरा चैनल मार्वल और डीसी के कंटेंट पे अराउंड रिवॉल्व करता था, तो जब मैंने बॉलीवुड पर शिफ्ट किया तो वो बिल्कुल एक कठिन था थोड़ा, क्योंकि जो ऑडियंस थी वो मेरे पास ज़्यादातर सुपर हीरो कंटेंट की थी। बॉलीवुड का जो मैं कंटेंट डालता था तो उस पर कम व्यूज़ आते थे। तो उसके लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बट आज मैंने मैनेज कर लिया है दोनों, एक ही चैनल पे दोनों कंटेंट डालने का, तो इट इज़ वर्किंग फाइन नाउ। हाँ, लाइक जैसे एक चैनल पर आराम से 2 कंटेंट मतलब 2 निश चल सकती है, जैसे कि जो आप बता रहे हो बॉलीवुड और हल्का फुल्का हॉलीवुड, तो दैट कैन बी रन इजीली फाइन।
लेकिन जहाँ 4-5 आ जाते हैं तो वहाँ थोड़ा ऑडियंस को भी लगता है कि यार मतलब हाँ। ये क्रिएटर का ज़्यादा डीप डाउन किस तरफ है, मतलब कि ये दिखाना क्या चाहता है। तो हाँ, तो इज़ गुड, बट 3-4 के लिए मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि अलग चैनल्स ओपन कर लिए जाए। सही है। अगला हितेश भाई मैं पूछना चाहूँगा कि बचपन से लेकर आज आप जहाँ तक आपकी जर्नी रही है वो किस तरह की रही है, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा आपके बचपन से ही बिल्कुल कि आपका बचपन किस तरह का रहा था, और उसके बाद आपके डेफिनेटली शायद उस समय कुछ और कैरियर चॉइसेस रही होंगी कि यार मैं ये बनूँगा या ये चीज़ मैं करूँगा। आपकी जो ग्रेजुएशन होगी वो शायद किसी और फील्ड में होगी, बट देन आप इवेंचुअली इस कैरियर में आए, यूट्यूबर आप बने, और वो भी आप अपने जो मूवी एक्सप्लेनेशन की नीश है उसमें आप आए। तो एक बार इस पूरे को एक्सप्लेन कीजिए कि ये किस तरह से हुआ। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और हमारा एक छोटा सा 1 BHK का घर था अजमेर डिगी बाज़ार में। हिंदी मीडियम से जो है मेरी स्कूलिंग हुई थी। तो जब वहाँ के, और मेरी कम्युनिटी जो थी, जो आसपास का जो एरिया था वो एक सिंधी एरिया था, है ना। सिंधीज़ में यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही 12th कर लेते हैं लड़के तो वो आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जाते हैं, दुबई, अफ्रीका या कहीं पे। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, जैसे ही उन्होंने 12th वगैरह करी तो दे थिंक कि यार चलो अब अपन एक जो है राउंड बाहर मार लेते हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले 2-3 कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि एक आपको स्पोकन इंग्लिश एक अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। वो कोर्स होना चाहिए आपके पास में, बेसिक कंप्यूटर या फिर टैली, कुछ अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो मैंने ये कोर्सेज करे। अब इसी में एक फनी इवेंट हुआ ये मेरे साथ कि मैं सदगुरु में मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। तो केसी कॉम्प्लेक्स में एक सदगुरु है, सदगुरु टोटल सर्विसेज, वो था 6th फ्लोर पे। और एक था सदगुरु ट्रेवल्स, वो था ग्राउंड फ्लोर पे, है ना। तो उन दिनों क्या हुआ था कि स्कूल में ना मैं माइक वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा आया करता था, अनमोल बच्चन बोला करता था, थोड़े से मतलब प्रार्थना वगैरह बोला करता था स्कूल में जी। तो माइक से रिलेटेड मतलब कंटेंट क्रिएट करना या फिर मतलब उनसे माइक से रिलेटेड चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद थी। तो एंकर के लिए वहाँ पर एक वो आई थी न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन, क्या कहते हैं उसको, इश्तिहार आया था, है ना, इश्तिहार। तो मैं ना 6th फ्लोर पर बीइंग एन एंकर के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था 12th पास करके, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि सदगुरु वहाँ पर 2 है। तो वो 6th की जगह मैं घुस गया ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर पे अब ग्राउंड फ्लोर पे चल रहे थे अफ्रीका के इंटरव्यू, ठीक है। अब मैं गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या आता है। तो क्वालिफाइड तो मैं 12th था और इंग्लिश आती थी उस टाइम पे, और मैंने कहा सर मुझे टैली आती है। तो बोले अच्छा मुझे 2-3 पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्रीज करके दिखाओ टैली 9.0 ERP में। तो मैंने करके दिखा दी फटाफट से। बोले कि आप काम करोगे तो आपके मदर एंड फादर को इशू तो नहीं होगा, क्योंकि एज कम है आपकी, अभी तो आप कितने 18 ईयर्स की हो। मैंने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। बोले चले जाओगे बाहर। तो मुझे लगा केकड़ी, ब्यावर या राजस्थान के कोई छोटी मोटी सिटीज़ में एंकरिंग के लिए बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ चला जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। फिर बोले पासपोर्ट तैयार है। मैंने कहा सर पासपोर्ट तो सर वो मैं तो नॉर्मली चला जाता हूँ। बोले आउट ऑफ इंडिया की हो रही है एंट्री। आउट ऑफ इंडिया जाना है भाई। अब उन्होंने शॉर्टलिस्ट तो कर लिया, और उस टाइम पर पैसे हमारे पास हुआ करते नहीं थे, तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं। तो मैं अफ्रीका चला गया, ठीक है। ओके, कहाँ? मैं गया था अपने 3-4 जगह गया था मैं, उसमें से एक का नाम है नियामे, मतलब निजर नियामे आता है ये अफ्रीका में। और कॉन्गो जो है, कॉन्गो में ब्राज़ाविल करके एक है, मतलब सिटी है, कंट्री कहते हैं वैसे तो उसे, क्योंकि अपने इंडिया तो एक ही कंट्री, लेकिन अफ्रीका काफ़ी सारी उसमें क्या कहते हैं डिवाइडेड है कंट्रीज़ में। तो मैं नियामे में भी था, और उसमें निजर में था मैं, और कॉन्गो में था मैं, ब्राज़ाविल में। तो ऐसे करते करते 5 साल निकल गए। तो यूट्यूब पर कंटेंट देखा करता था, अच्छा लगता था कि यार मूवीज़ वगैरह लोग बना रहे हैं, कर रहे हैं। फिर इंडिया आया तो खैर वो एक अलग स्टोरी है, उस पर मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगा। लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन जो मेरी शुरू से रही थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि जितनी आज है। बहुत मतलब उस टाइम पर प्रॉब्लम्स थी हमें जी।
और स्कूल भी मैं जब बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम से हूँ तो समझ ही सकते हो, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे डू नॉट वांट टू सेंड देयर चाइल्ड्स इनटू अ राजस्थान बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम. दे वांट लाइक जी। कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, थोड़ा अच्छा एजुकेटेड हो. तो उस टाइम से हूँ मैं जब हिंदी मीडियम रन किया करते थे. ये सीन था. तो यही था कि बचपन से क्रिएटिविटी तो अंदर बहुत थी, लेकिन अच्छा बजट, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छी गाइडेंस नहीं होने की वजह से ये चीज़ जो अभी जो हुई है ना, ये बहुत बाद में शुरू हुई है. अगर ये चीज़ें मुझे पहले मिली होती तो 2011-12 में मैं खोल चुका होता अपना यूट्यूब चैनल. हाँ, मुझे पता है कि आपको सिंगिंग और म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आपने शायद हाँ. इनिशियली वही स्टार्ट किया था यूट्यूब पे. हाँ हाँ, मैं बता रहा था ना 11-12 में मैं शुरू कर दिया था, तो मैंने किया तो था. हाँ. पर मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, कोई माइक नहीं था, खाली फ़ोन था, है ना, छोटा मोटा. और एक गिटार मैंने परचेज़ किया था, तो उससे 2-4 सॉन्ग्स वगैरह डाले थे मैंने यूट्यूब पे 2000 आई थिंक 11 में या 12 में. उस पर आ रहे थे मेरे 12 व्यूज़, 13 व्यूज़, 36 व्यूज़. तो डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, है ना. तो मैंने तब वो छोड़ दिया था कि यार ये अपने बस की बात नहीं है. लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था. भगवान ने ऑलरेडी डेस्टिनी लिख ही दी थी कि नहीं, कि तेरा यही होने वाला है और इसमें आगे चल करके कुछ अचीव होगा. तो उस मोमेंट पर तो नहीं हुआ, लेकिन आगे चल करके हुआ. तो शुरुआत म्यूज़िक से ही हुई थी, और अब मैं वापस से म्यूज़िक को एक्सपेंड करूँगा. जो अपना म्यूज़िकल चैनल जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, उसको मैं फिर से रन करूँगा. जी जी बिल्कुल. तो हितेश भाई, अभी तो अपने चैनल काफ़ी अच्छे ग्रो हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे अपन आ गए हैं, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे पहले तो. थैंक यू भाई. अगला, हाँ जी, अगला प्रश्न मेरा इसी को लेके हुआ कि अभी आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इतने सारे चैनल्स को, क्योंकि लोगों के लिए एक चैनल मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है. आई थिंक आपके पास शायद टीम भी होगी, तो उसके बारे में एक बार बताइए कि पूरा आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं. एक वीडियो जो बनती है उसमें स्क्रिप्टिंग से लेके फिर रिकॉर्डिंग, फिर एडिटिंग और फिर फाइनली अपलोडिंग होती है, तो ये सब आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये सारा काम मैं अकेला बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक मेरे पास अच्छी टीम नहीं होती तो. एंड द टीम इज़ वेरी गुड, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी एब्सोल्यूट ग्रेट. तो बेसिकली हमारा जो काम होता है उसके अंदर पहले मूवी वॉचिंग होता है. अगर नॉर्मल जैसी मूवी है तो 1-2 बार वॉच. थोड़ी क्रिटिकल है जैसे कि टैनेट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, थोड़ी सी वैसी काइंड ऑफ मूवी है तो वी नीड टू वॉच दैट मूवी पर्टिकुलर 3 और 4 टाइम्स, समटाइम्स मोर देन 5 और 10 टाइम्स, है ना. ये होता है, ये होता है. करेक्टली वॉच कर लेने के बाद में फिर स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट, मतलब वो चीज़ पूरी स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है. स्क्रिप्टिंग के बाद में फिर हम वॉइस ओवर के लिए जाते हैं. वॉइस ओवर में लगता है कभी कभार आधा घंटा, 1 घंटा. कुछ बड़ी मूवी है तो उसको 3-4 घंटे भी वॉइस ओवर में लग जाते हैं. बिल्कुल. हाँ, वो ऑडियो पार्ट डन हो जाने के बाद में मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, उसमें एडिट्स होते हैं, जो फंबल्स होते हैं, रीटेक्स होते हैं, वो कट वगैरह हो करके फिर वो ऑडियो डिपार्टमेंट से जाता है वीडियो डिपार्टमेंट में. फिर उसकी कंप्लीट वीडियो एडिटिंग होती है. अब ये थोड़ा अलग टॉपिक है, वीडियो एडिटिंग बस समझ जाना है ना, ठीक है. वीडियो एडिटिंग के बाद में फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जब हमारा प्रोजेक्ट हमें मिलता है, फिर वो जाता है मैनेजमेंट टीम के पास में. जो मैनेजमेंट टीम है वो उसको शेड्यूल करती है, उसका SEO करती है. SEO का मतलब था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि कौन सा वीडियो में क्या टैग्स जाने हैं, क्या टाइटल जाना है, क्या डिस्क्रिप्शन जाना है, वो शेड्यूल कब होगा, उसको किस टाइमिंग पर रखना है, कितने दिन बाद रखना है. और वही टीम हमारी ट्रेंड भी डिसाइड करती है कि कमेंट्स इतने आ रहे हैं तो ये लेना चाहिए, तो फिर वो उस डिपार्टमेंट में जाता है, फिर ये अपलोड होता है और फिर पब्लिक तक आता है. तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है. तो अभी कितने एक वीडियो, प्लीज एक वीडियो को मतलब जैसे अगर आज मैंने कोई मूवी देखी तो वो वीडियो 3 से 4 दिन बाद चैनल पर आएगा. हाँ, ये इसका पूरा सिनेरियो रहता है. तो अभी हितेश भाई कितने टीम मेंबर्स हैं आपके पास पूरी टीम में? अभी 12 हैं. वाह, वेरी गुड. तो ये सब रिमोटली वर्क कर रहे हैं या फिर आपके पास इन ऑफिस भी कुछ काम करते हैं? इन ऑफिस भी हैं, रिमोट वर्क पर भी हैं, इंडिया के सेवरल प्लेसेस से. तो
ऑनलाइन होता ही है, मोस्टली टेलीग्राम पर ही हमारा पूरा जो रहता है वो एक ही बना रखा है, उसी पर सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और जाते हैं, तो टेलीग्राम इज़ द बेस्ट थिंग। तो रिमोटली आउटसोर्स होता है ये पूरा। हाँ, अभी हितेश भाई अगला ये है कि हमारी जो नीश है मूवी एक्सप्लेनेशन की, मूवी रिव्यूज़ की, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ, जो कि आपको डेफिनेटली पता होगी। वो है कॉपीराइट स्ट्राइक्स Copyright। और कॉपीराइट क्लेम्स और पता नहीं दुनिया भर के झंझट। एक बार वीडियो डाल दो, मेहनत करो 5-6 दिन की, और कहीं उस पर स्ट्राइक या क्लेम आ गया तो चैनल जाने का डर तो बना ही रहता है, और वीडियो जो जाती है वो तो जाती है। तो ऐसी कोई सी सिचुएशन जो आपने फेस की हो जिसमें एक्चुअल में आप थोड़ा घबरा गए हो कि अरे यार ये ज़्यादा हो गया। हाँ, बहुत बार कि ये बहुत बार हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया जैसे भी स्टूडियो की तरफ से जो हुआ। तो उसके बारे में बताइए कि ये क्या हुआ था और कब हुआ था। ये टॉपिक लंबा खींचेगा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। एक सेकंड, इसका वॉल्यूम थोड़ा मैं डाउन कर लूँ। हाँ, इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है। हेलो। हाँ, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ, सो बेसिकली सीन क्या हुआ था कि जब मैं फ़ोटोज़ से एडिट किया करता था, तो फ़ोटोज़ पर भी लॉयन गेट्स की एक बार आई थी, वो आया था कॉपीराइट क्लेम, है ना। अब मैं नया था फील्ड में, कोई सिखाने वाला था नहीं उस टाइम पर, ज़्यादा क्रिएटर्स भी थे नहीं, है ना। ले दे करके हम 3 या 4 क्रिएटर थे उस टाइम पे 2019-2020 में। एक था बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन, अपने रोनित जी। एक था दिव्यांशु, क्या नाम है उसका, हॉन्टिंग ट्यूब वाला। और एक थी अमृता पाटिल, हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी। हम 3-4 और चौथा मैं था, है ना। वो भी फ़ोटोज़ से बना रहे थे, मैं भी उस टाइम पे फ़ोटोज़ से बना रहा था। तो लॉयन ट्वाइलाइट सीरीज़ चल रही थी मेरी, तो अच्छे खासे व्यूज़ गए थे उस टाइम पर। नॉर्मली मेरे 1000-2000 व्यूज़ आते थे उस टाइम पर, एकदम से उस पर 3,76,000 3,72,000 कुछ व्यूज़ गए थे। और चैनल मोनेटाइज होने ही वाला था, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे मेरे कंप्लीट होने वाले थे, जो फर्स्ट बैरियर होता है अपने यूट्यूब का। वो पड़ गया क्लेम। अच्छा, मैं डर गया। क्लेम था या स्ट्राइक थी? क्लेम था, है ना। क्लेम था, ओके। मैं उसमें भी डर गया था। हाँ, कि क्या हो गया, ये चैनल पे इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, 4000 घंटे अभी पूरे हुए हैं, एकदम से क्लेम आ गया, इसको हटाऊँ कैसे। तो मैंने मेल गलत करे उस टाइम पे, दिमाग था नहीं कि इसका पूरा फॉर्मेट क्या होता है ना। फॉर्मेट नहीं पता था, और क्या लिखना है उसमें, क्या बताना है, क्या इंडिकेशंस देने, ये बिल्कुल नहीं नॉलेज नहीं थी। वो क्लेम उस पर रहा, ठीक है, चैनल मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम आ गई। वो थी पहली प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद एक पड़ी मेरे को स्ट्राइक का, किस मूवी पे, मूवी का नाम तो मैं भूल चुका हूँ। स्ट्राइक पड़ी, वो 90 डेज तक रही, ठीक है। अब मुझे ये तो पता लग गया कि इससे खतरा है, इसको हटाना सीखना पड़ेगा। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जहाँ पे 50% मेरा कंटेंट क्रिएशन में जाता था, 50% में यही दिमाग लगाता था कि कॉपीराइट से कैसे बचा जाए, एडिटिंग स्किल को सुधारना, अपनी मेलिंग स्ट्रक्चर को सुधारना, फॉर्मेट रेडी करना कि अगर कोई क्लेम आ जाए, कोई अच्छा क्लेम भी 3-4 टाइप के होते हैं। एक होता है वीडियो डीमोनेटाइज्ड, ये नॉर्मल क्लेम जो सभी को मिलता है। एक होता है पार्शली ब्लॉक्ड, यानी कि पैसा तो मिलेगा नहीं, ऊपर से वीडियो भी पार्शली ब्लॉक हो जाएगी किसी रीजन में, जैसे कि यूएस रीजन में, है ना, कैनेडियन रीजन में, और अपने दुबई वाले रीजन में, इंडिया रीजन में, है ना। ये पार्शली ब्लॉक्ड में भी काउंट होता है। तीसरा ऐसा क्लेम होता है एस्क्रो अकाउंट जिसे कहते हैं। उसमें होता यह है कि ना पैसा आपको मिलेगा, ना पैसा उस टीम को मिलेगा, मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है, ना पैसा उसको मिलेगा। 10 दिन तक वीडियो रिव्यू में रहेगा यूट्यूब के अंडर। यूट्यूब डिसाइड करेगा कि ये क्लेम किसको जाना चाहिए। वीडियो वैलिड रहेगा तो हमें मिलेगा, नहीं वैलिड रहेगा तो वैसे तो फर्स्ट जो ओनर है वो वही लोग हैं, तो मोस्टली उन्हीं को जाता है, तो वो रेड बन जाता है, मतलब इनएलिजिबल हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो बहुत प्रिसाइज एडिटिंग इसमें रखनी पड़ती है ताकि क्लेम्स वगैरह जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। रही बात स्ट्राइक की,
तो एक बार क्या हुआ था कि चैनल पर 3 स्ट्राइक आ चुकी थी, है ना। ओ 2023 की बात है ये, और जिसने दी थी उसका नाम था AI Plex, और ये कंपनी बेस्ड ऑन थी एप्लेक्स बैंगलोर में। एप्लेक्स एप्लेक्स ना AI Plex। AI प्लेक्स, हाँ हाँ। तो मैं डर गया, मैं गया वहाँ पर जो काफ़ी सारा उनका टीम होता है, मतलब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मैं गया सीधा कॉपीराइट टीम में, उनसे ओके, बातचीत करी और ऑफिस में। उनको मैंने समझाया। हाँ, ऑफिस में जा कर के उन पर्सन से मतलब रूबरू बैठ कर के बातचीत करी मैंने। उनका नाम मैं बताऊंगा नहीं अभी क्योंकि उन्होंने मना किया था। तो मैंने उनको समझाया कि देखो सर, आपके 1 या 2 वीडियोस से आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पूरे चैनल पर इफेक्ट पड़ेगा। उस टाइम 1 मिलियन हो चुके थे ना। तो आप सर स्ट्राइक हटा दो, मैं वीडियो हटा दूंगा। ये प्रोसेस उसने मेरे को 2-3 दिन तक वहीं अटका करके रखा। फिर फाइनली जा कर के वो हटा, मतलब उसने मुझसे अपॉलॉजी लेटर लिखवाया। तो मुझे लिख करके देना पड़ा अपॉलॉजी लेटर कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में मैं आपका कोई कंटेंट यूज़ करूँगा नहीं। वो हटने के बाद में स्ट्राइक हटी, तब जा कर के मेरे सांस में सांस आएगी, चलो चैनल तो सेव हुआ एटलीस्ट। और ये इंसिडेंस जब उस टाइम पे हुआ ना, तब मैंने मेलिंग करना सीखा था, फॉर्मेट सीखा था, है ना। हाँ, उसके बाद ये 3-3 स्ट्राइक वाली जो कंडीशन है ना, मेरे साथ में 7-8 बार हुई। कि 7 से 8 बार आपके ऊपर खतरा है कि आपने जो 5 साल तक मेहनत करके चैनल बिल्ड किया है वो किसी भी मोमेंट पर डिलीट हो सकता है, मतलब टर्मिनेट हो बिल्कुल। सकता है। फिर तो अपन भी मजबूत हो गए कि अब नहीं लगता डर। अब आने दो, कौन की स्ट्राइक्स आ रही है। अब तो रोज मतलब हर दिन जितने भी चैनल्स हैं मेरे, उसमें डेली में 5 से 6 स्ट्राइक्स फेस करता हूँ आज के टाइम पे। डेली 5 से 6 स्ट्राइक्स, उनको रिवॉल्व करना आ चुका है, तो अब इशू नहीं आते हैं आप कभी। तो आपने बताया कि आप ये एप्लेक्स के इन ऑफिस जाके आपने बातचीत की, तो कहाँ पे है उनका ये ऑफिस? बैंगलोर में है। बैंगलोर। तो आप अजमेर से एग्जैक्ट बैंगलोर तो गए? अभी याद नहीं है। नहीं, उस टाइम में पुणे में था मैं। अच्छा तो पुणे से बैंगलोर गया था। नहीं, एप्लेक्स वालों के साथ एक मेरा भी केस हुआ था। एनिमल की मैंने वीडियो डाली थी एनिमल के टाइम पे। तो वो तो फेस वीडियोस थी, एक्सप्लेनेशन भी नहीं था, और उस मूवीज़ के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे। बट कुछ मैंने ऐसी चीज़ें भी बताई थी जो कि उन्हें आपत्तिजनक लगी होंगी। तो उनके मुझे ईमेल आया पहला कि आप वीडियो हटाइए, नहीं तो हम स्ट्राइक दे देंगे। मैंने उस ईमेल का जवाब ही नहीं दिया। फिर उनका, और मैं उस समय कहीं जा रहा था। 7 डेज का पेंडिंग ड्यूरेशन दिया होगा। नहीं, उन्होंने मुझसे बोला कि 24 आवर्स में आप हटा दीजिए वीडियो। अच्छा, 24 लेकिन मैंने आवर्स हटाया नहीं। हाँ, 24 आवर्स में। और उस समय वो बहुत लोगों को, क्योंकि एनिमल मूवी जो आई थी कंट्रोवर्शियल मूवी थी, और वो बहुत लोगों को स्ट्राइक्स दे रहे थे। बट उन्होंने शायद मेरा जो सब्सक्राइबर बेस था कुछ 600 के या 500 के हुआ उस टाइम पे, वो देख के वो छोटे चैनल्स को, तो एक अपना देसी नर्ड करके है उनका एक, उन्होंने बॉलीवुड का एक चैनल स्टार्ट किया था, उस पर कुछ 17-80 सब्सक्राइबर ही थे। तो एप्लेक्स वालों ने ही उनको तो स्ट्राइक दे दी थी उस वीडियो पे। लेकिन जो बड़े चैनल्स थे उनको वो ईमेल भेज रहे थे। उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा, मैंने एक्शन नहीं लिया। थोड़ा घबराया मैं, क्योंकि एप्लेक्स वालों से पहले स्ट्राइक आ चुकी है मुझे। बट इस वाले में मेरे पास एक डिफेंड ये था कि मैंने कुछ फिल्म की इमेजेस यूज़ नहीं की थी, मेरी फेस वीडियो थी वो सिर्फ। तो फिर उन्होंने एक और ईमेल भेजा मुझे 2 दिन बाद कि आप हटाइए, बट मैंने नहीं हटाया। नहीं हटाया तो फिर वो वीडियो आज भी है। मैंने वीडियो नहीं हटाई, और क्योंकि वो उधर उस समय गलत थे वो उस समय, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने डाला ही नहीं था। ये वो सिर्फ फ्री स्पीच में मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये हुआ था। तो मैं पूछ रहा था कि अपनी जो नीश है उसमें एक इशू तो है हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक्स और क्लेम्स का। दूसरी एक और मेरे हिसाब से इशू है, आप बताइएगा इशू है या नहीं, वो है ब्रांड डील्स का और इंटीग्रेशंस का। एब्सोल्युटली मेरा मानना यह है कि हमारे पास जो ब्रांड डील्स आती ज़रूर हैं, बट एज़ कम्पेयर टू दूसरे चैनल्स थोड़ी कम आती हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेके, एक बार बताइए। मेरा एक्चुअली बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मैं हूँ अभी इंडिया का फ्रंट रनर, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ आज मैं करूँगा, जो चीज़ आज मैं दिखाऊँगा,
वो आने वाली जनरेशन के लिए एक पाथ बनेगा, है ना। बिल्कुल। तो जो चार्जेस मेरे हैं, है ना, जैसे कोई एक्स अमाउंट है, ठीक है, मैं किसी कंपनी से चार्ज कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरा चैनल बड़ा है, एब्सोल्युटली एक्सप्लेनेशन में नंबर 1 पर है, तो अब जितनी भी रिव्यूज़ वाले चैनल हैं जो एक्सप्लेनेशन करते नहीं हैं, हाँ। ब्रांड डील्स उनके पास में भी जाती है। हम्म। अब ये क्या कर रहे हैं, थोड़े कम अमाउंट के अंदर उस डील को फाइनल आउट कर ले रहे हैं, ओके। है ना। ये हो गया मार्केट ख़राब। ओके, अब जैसे ही यहाँ से मार्केट ख़राब हुआ, सामने वाले क्लाइंट, वो एक्चुअली क्लाइंट भी नहीं होते हैं, वो होते हैं थर्ड पार्टीज जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सपोज हाँ, एजेंसीज हैं। सपोज टी सीरीज का कोई सॉन्ग आ रहा है, या फिर नेटफ्लिक्स की कोई मूवी आ रही है, प्राइम वीडियो, या फिर वोट का कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना। उन्होंने एजेंसीज को एक अमाउंट दे दिया और उन्होंने कहा कि हमको सपोज 10 क्रिएटर के साथ में वीडियो चाहिए। एजेंसीज को कुछ मतलब नहीं है व्यूज़ कितने आ रहे हैं, एजेंसीज को कुछ मतलब नहीं है क्रिएटर कितना बड़ा है, एजेंसीज को कुछ मतलब नहीं है कि जो क्वालिटी कंटेंट हमको एक प्रीमियम क्रिएटर से मिलेगा वो एक नॉर्मल क्रिएटर से कैसा मिलेगा, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ये है कि भैया हमारा काम 1000, 2000, 5000 में इससे हो रहा है, इससे करवाओ, बाकी जो बचेगा वो हमारी जेब में जाएगा। तो इसलिए वो सस्ते ढूंढ रहे हैं और ये सस्ते क्रिएटर सस्ता काम कर रहे हैं। हाँ। तो इस बीच में कौन मरा? प्रीमियम क्रिएटर मर गया। ये बहुत बड़ा इशू है। ये स्टार्ट हुआ ही है अभी इन 2-3 सालों में, अभी आगे और बढ़ेगा। तो जो प्रीमियम क्रिएटर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। या तो अब ऐसा हो कि उनको डायरेक्ट बातचीत या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट मिले तो बेनिफिशियल है। हाँ। और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। टी सीरीज़ का कोई प्रोजेक्ट है तो टी सीरीज़ डायरेक्ट किसी क्रिएटर के पास नहीं आएगी। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स है तो वो नेटफ्लिक्स वाला डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता, ये थ्रू एजेंसीज ही होता है। तो अगर हमारे पास में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, अभी जैसे कि थोड़े टाइम पहले कोई हॉरर मूवी थी, ध्रुव राठी के पास नेटफ्लिक्स का कॉल आया था, है ना। हाँ। डेफिनेटली उसने अच्छा अमाउंट चार्ज किया होगा। हाँ। और वो डील मतलब थाउजेंड्स में नहीं होती, लैक्स में होती है। बिल्कुल, है ना। तो वो अच्छा अमाउंट चार्ज किया होगा उसने। तो यही है कि ऐसी हमारे पास में आए तो फिर बात बने, क्योंकि बिचौलिए जो हैं वो तो मार्केट ही ख़राब कर रहे हैं। हाँ। तो यस, इट्स अ बिग इशू, क्योंकि पेमेंट आनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पेमेंट हमें आएगी तो हम इक्विपमेंट्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट करके क्वालिटी इन्हेंस कर पाएंगे। जी जी जी। नहीं तो फिर काफ़ी सारे खर्चे होते हैं यार, वो देखने पड़ते हैं। ब्रांड डील्स की जहाँ पर मैंने बात की, हमारी कम्युनिटी में इसको लेके एक और चीज़ होती है, पेड प्रमोशन। हाँ। ट्विटर पे, जो कि आज एक्स है, और यूट्यूब पे बहुत लोग करते हैं पेड प्रमोशन। जो प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं, जैसा स्टेटमेंट वो देते हैं लिख के, वैसा का वैसा छाप देते हैं। कुछ लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पैसे से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। तो और हमारे यूट्यूब में भी कई लोग करते हैं। करने में कोई इशू नहीं है। अगर आप बता रहे हैं कि ये है कि हमने ऑलरेडी पेड प्रमोशन लिया हुआ है और आप कर रहे हैं, तो आप ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। सबसे पहले आपने कोई ऐसा पेड प्रमोशन किया है किसी मूवी का या फिर वेब सीरीज़ का? जब मैं नया नया था 2022 में, 23 में, चैनल पर शायद 7 या 8 लाख सब्सक्राइबर्स ही थे, और उस टाइम पर खर्चे भी एकदम से बढ़ गए थे, क्योंकि टीम हैंडल करना, उनको सैलरीज वगैरह करना, है ना। तो उस टाइम पर एक ऑलम ट्रेड करके एक वो था, क्या कहते हैं उसको, एक एप्लीकेशन था ट्रेडिंग का, है ना। तो वो मुझे प्रमोट करना पड़ा, ठीक है। बीच में कुछ एक ऐसी मूवीज़ आई थी जो कि बर्बाद थी, पूरी स्टोरी लाइन बिल्कुल घटिया थी। लेकिन उसका पेड प्रमोशन आया था और उसमें साफ लिखा हुआ था कि यू हैव टू पुट ओनली दी पॉजिटिव थिंग्स, है ना, नेगेटिव पॉइंट्स को अवॉइड कीजिएगा। और अगर आपको कोई नेगेटिव अगर मन में भी है तो उसको रोक लेना, ये चीज़ वो मेंशन करके देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दिल नहीं चाहता लेकिन करना पड़ता है। लेकिन हाँ, वो मेरा एक टाइम फेज था जब मैं पैसों के लिए ये चीज़ें किया करता था। लेकिन अभी ऐसा है कि जो मेरे दिल में होगा
जो मुझे लगेगा कि हाँ ये करना चाहिए तो वो मैं करता हूँ। मतलब कि अगर मुझे बोलना है कि इस पॉइंट में ये चीज़ ख़राब थी तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ। और मेरे मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ के अंदर मैं शुरुआत ही ऐसे करता हूँ कि आज हम इसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा न्यूट्रल रहता है, जैसा आप डिलीवर कर रहे हो प्रोडक्ट वैसा हम आपको उसका फीडबैक देंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है आज के टाइम पे। और आज ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन 80% ये है कि मामला थोड़ा जोलजाली है। हाँ, कल ही मेरे पास एक एजेंसी है, उनका मैसेज आया था। वो मुझे करते रहते हैं, कोई वेब सीरीज़ आती है तो मैं शो का नाम ले देता हूँ जो उन्होंने मुझसे प्रमोट करने का बोला था। हॉटस्टार पे है, हॉटस्टार स्पेशल्स पर उसका नाम। कल मेरे पास में भी है। कल ही आपके पास भी आया? हाँ तो आपके पास भी आया होगा बिल्कुल। तो हाँ, उन्होंने मुझे कोटेशन मांगा होगा, रिप्लाई नहीं दिया होगा। हाँ, कोटेशन मांगा होगा, रिप्लाई नहीं दिया होगा वापस। हाँ, कोटेशन मांगते हैं उनका। मैंने उन ब्रांड डील को एक बात कहनी है उनसे, बाद में फ़ोन लगा के उनसे बात करूँगा। वो यही करते हैं ज़्यादातर, कोटेशन मांग लेते हैं फिर रिप्लाई नहीं देते। ये जो एजेंसी है इसके साथ एक बहुत फ़नी इंसिडेंस हुआ था एक मेरे साथ। आई थिंक हाँ, सिंघम 3 के लिए इनका मेरे पास मैसेज आता है। उन्होंने मतलब गलती कर दी थी वहाँ पर, मेरा नाम लिखने की जगह मेरा नाम दो का आया होगा, एक सिंघम 3 और एक भूल भुलैया 3, दोनों का आया होगा। नहीं, भूल भुलैया के 3 का नहीं आया मेरे पास, लेकिन सिंघम 3 का आया था। तो वो क्या क्रिएटर का नाम लिखते हैं पहले, उनकी क्या किसी दूसरे क्रिएटर से, काफ़ी फेमस क्रिएटर है, लोग जानते होंगे, उससे ब्रांड डील ऑलमोस्ट हो गई थी पेड प्रमोशन की। लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे मैसेज भेज दिया, उसका जो मैसेज उसे भेजना था वो उन्होंने मुझे भेज दिया। उस क्रिएटर का नाम लिख के, हाय, मैं क्रिएटर का नाम नहीं लूँगा बट SK अगर लोग समझ जाएं तो, वो था क्रिएटर का नाम। और उन्होंने सब कुछ लिख दिया उसमें कि आपने इतना कोटेशन मांगा था एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट, और ये आपको बोलना है, वो सब लिख दिया उन्होंने। तो उस क्रिएटर की पोल खुल गई मेरे सामने। बट ऑफ कोर्स मैंने कहीं उसके बारे में बताया नहीं, आज बात कर रहे हैं हम तो। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। हाँ, उसके बारे में नहीं, लेकिन वो इंसिडेंट्स बताओ। हाँ, बस ये इंसिडेंट्स था वो। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो कम्युनिटी है, अगर आप इसमें एज क्रिएटर आ रहे हो तो आसान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दूर से देखने में आसान लगता होगा पहले कि यार क्या है, मूवी तो देखनी है और मूवी के बारे में स्टोरी सुना देनी है। बट जब वो स्टोरी आधे घंटे तक हम बोलते हैं ना माइक में, तो जो गले पर जोर पड़ता है वो भी काफ़ी चीज़ें होती है। तो हितेश भाई, आपके साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे हिसाब से मुझसे तो कई ज़्यादा आप मूवी एक्सप्लेन करते हैं, तो गले पर या फिर आपके कोई फिजिकल कंडीशन पे कोई असर पड़ा हो कभी इसको लेके? पहले मुझे जब ऑडियो की नॉलेज नहीं थी तो मैं माइक में बहुत चिल्ला कर बोला करता था। और क्योंकि माइक मेरा लो क्वालिटी का था, बोया BY-M1 था, 700-800 रुपये का था उस टाइम पे। अभी भी शायद इतने का ही होगा, आई थिंक। हाँ, इतने का ही है वो, इतने का ही है ना। तो उसमें क्या है, वो डेप्थ कैप्चर होती नहीं थी, है ना। तो थोड़ा गला फाड़ करके बोलना पड़ता था उसमें। उन दिनों में मेरी रिकॉर्डिंग चला करती थी 2-2 घंटे, पानी पी कर, रुक कर, सोच कर, पढ़ कर तो रिकॉर्डिंग किया करता था। मेरा बहुत ऐसी तैसी होती थी, है ना। और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आया करती थी, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि जंग जीतने के लिए सिर्फ लोग ही नहीं, अच्छे हथियार भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल। आपके पास टीम है लेकिन अच्छे हथियार नहीं है, आपकी तलवार पर अच्छी धार नहीं है ना, तो आपका मारा गया वार भी लगेगा नहीं। तो अच्छे इक्विपमेंट्स होना भी एक अच्छे क्रिएटर के पास में ज़रूरी होता है। वो इनिशियल स्टेज में क्रिएटर्स नहीं समझते हैं, लेकिन जब एक सर्टेन पॉइंट पर आ जाते हैं तब नेसेसरी हो जाता है कि क्वालिटी रखनी पड़ती है। तो हाँ, उन दिनों मुझे गले में बहुत पेन हुआ करता था, और उन दिनों तो मैं सोता भी खाली 3 से 4 घंटे था, क्योंकि मेरी 12 घंटे की जॉब रहती थी और 8-10 घंटे में मैं यूट्यूब को दिया करता था। तो 6 से 7 महीने कुछ ऐसा टाइम ड्यूरेशन था जहाँ पे मैं एग्जॉस्ट हो चुका था, ब्लास्ट हो चुका था जहाँ पर मैं, क्योंकि ये 6-7 महीने मैंने यूट्यूब को फुल ऑन दिए थे। फुल ऑन मतलब कि क्या कहते हैं उसको, एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह, जुनून की तरह। शुरुआत में बहुत एफर्ट देते सब लोग। बिल्कुल।
अब मैं इतना लोड नहीं लेता, क्योंकि अब वो चीज़ें क्या है, प्रैक्टिसाइज हो चुकी है। बैठते हैं फ्लो में, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, दिन में 6 वीडियोस कब बन जाते हैं तो मालूम नहीं चलता। तो वो एक प्रैक्टिस और एक्सेस ऑफ ईज का होता है पॉइंट, जहाँ पर आपको अभ्यस्त हो जाते हो आप उन चीज़ों को करते करते। हाँ, एक मूवी आ रही तो अब इतना लोड नहीं पड़ता। हाँ बोलो बोलो। एक मूवी आ रही है अभी बॉलीवुड की, अपने इंडियन सिनेमा की, आमिर खान आ रहे हैं काफ़ी सालों बाद, सितारे ज़मीन को लेकर। सितारे ज़मीन पर, हाँ, सितारे ज़मीन पर। तो वो रीमेक है चैम्पियंस मूवी का, स्पेनिश मूवी है चैम्पियंस, उसका रीमेक है वो। मैं पूछना चाहूँगा कि इस मूवी को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि इससे हमें और ऑडियंस को समझ में आएगा कि एक क्रिएटर को मतलब किस तरह से, क्योंकि पहले मूवी देखने जाना होगा, फिर ये भी डिसाइड करना होता है कि कब हम उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन डालें, क्योंकि कॉपीराइट इशू भी रहता है। शुरुआत में ऐसा तो नहीं कि हम जल्दी डाल दें, जल्दी भी डालते हैं कुछ क्रिएटर्स, कुछ बाद में डालते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन मान के चलते हैं कि ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है पूरी इसको लेके? सच बताओ? हाँ बिल्कुल सच ही बताओ। मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं रहती है। ओके। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कल की आई थी, है ना, और सारी जितनी भी मूवीज आती है ना, हाँ, तो मैं जाता हूँ, है ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तब जाता हूँ जब मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ उस मूवी के लिए, ठीक है। अदरवाइज जब मुझे टाइम मिलता है यहाँ से रिकॉर्डिंग ख़त्म करके 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जब मैं देखने जाता हूँ, देख लेता हूँ, वो भी समझ में आती है तो करता हूँ। अभी जैसे हाल ही में मैंने देखी थी भूल चूक माफ, ठीक है, हाँ, और टी सीरीज से मेरा क्या थोड़ा पंगा चल रहा है। और उसके पहले अभी एक और देखी थी मैंने, जाट मूवी, है ना, जाट, उसका प्रोडक्शन हाउस नाम भूल रहा हूँ मैं। तो इन मूवीज़ को मिली है स्ट्राइक, हाँ आई थिंक, है ना, शायद तुम्हें भी मिली है जाट पे? हाँ नहीं, किसी जाट पर तुम्हें मिली है स्ट्राइक? नहीं, जाट पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, एक्सप्लेनेशन की भी नहीं बनाई और रिव्यू की भी नहीं। हाँ, तो कल किसी और का मेरे पास में मैसेज आया था, उसको जाट पर आई थी, है ना। ओके। अब मैं बनाने वाला था ये मूवीज़, लेकिन जब मुझे ये इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि यार किसी को मिल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो मैं उन मूवीज़ को वहीं पर ही ड्रॉप कर देता हूँ। हालांकि मेहनत हो चुकी है उन पर, मूवी देख ली है, स्क्रिप्टिंग हो चुकी है, वॉइस ओवर पर जा रहे हैं हम, मतलब आधा पार्ट यहाँ तक हो चुका, मेहनत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर भी हमें छोड़ देने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरी कभी कोई स्ट्रेटजी होती ही नहीं है। जाओ देखो हल्का फुल्का, पहले रिसर्च कर लो कि हाँ सेफ है मामला, फिर आगे बढ़ता हूँ। और लगता है कि नहीं यार थोड़ा अनसेफ है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, फिर मैं छोड़ देता हूँ। और रही बात सितारे ज़मीं पर, तो इस पर तो मैं रिस्क लूँगा, क्योंकि तारे ज़मीं पर इट वाज माय लाइक टॉप 5 मूवीज़ में से एक है वो। हाँ बिल्कुल, मैं भी हाइप्ड अप तारे ज़मीं पर। मतलब मेरी जो लाइफ की टॉप 5 बॉलीवुड मूवीज़ हैं, उनमें मुझे ये बहुत अच्छी लगती है मूवी। बाकी और के नाम मैं कभी और दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ। तो येस, आई एम एक्साइटेड अबाउट सितारे ज़मीं पर। उसके लिए मैं चाहूँगा पहले उसका एक रिव्यू वगैरह बनाऊँगा, देखता हूँ कि क्या इसका कोई इशू तो नहीं है, ट्रेलर पे भी जो क्लिप्स यूज़ करने पर कुछ थर्ड पार्टीज उड़ा तो नहीं रही वीडियो। अगर वो रहेगा फिर आगे एक्सप्लेनेशन पर देखेंगे। तो यस, ये रहेगा थोड़ा बहुत। बाकी हाँ, एक्साइटेड तो मैं हूँ उस मूवी के लिए। हाँ, अभी हम अपनी पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। उसमें आई थिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो अपन कर रहे हैं, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं, सबसे पहली चीज़ ये कि क्या हमारे लिए इस फील्ड में रहना सही है? क्योंकि जैसे अभी हम कर रहे हैं, कितने सालों तक हम ये करेंगे एक्सप्लेनेशन? आप अपना बताइएगा कि आप इसको हमेशा करते रहना चाहेंगे, या फिर आपने कुछ सोचा है कि मैं स्विच करूँगा या फिर कुछ और करूँगा? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कंसिडरेशन में लेने के लिए। इसके 2 आंसर्स हैं मेरे पास में। आंसर नंबर 1 ये है कि रोज़ एक ही चीज़ करने से इंसान को थोड़ी बोरियत महसूस होती है, मन डाइवर्ट होता है।
कभी कभार इंसान सोचता है कि यार अब नहीं हो रहा यार, ठीक है छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो कि वो लोग जो, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि वी आर ब्लेस्ड विद दिस कैटेगरी, कि हम वो काम कर रहे हैं जो और लोग नहीं कर पाते हैं, या फिर उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को फ्री में वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो उनके लिए मुश्किल है वो पाना, वो चीज़ें पाना। तो वो सोच रखते हुए वो अच्छा लगता है कि यार चलो ठीक है, ड्रॉप नहीं करते, कंटिन्यू रखते हैं। और मेरा दूसरा आंसर ये है कि अगर हमारी इस कैटेगरी को, जो भी अभी हम कर रहे हैं, एक लीगल सपोर्ट अगर कहीं से मिल जाए, जैसे कि यूट्यूब की तरफ से एक डॉक्यूमेंट वगैरह हमें मिल जाए थे कि थर्ड पार्टीज़ अगर आपको थोड़ा क्लेम या स्ट्राइक पर डराती है तो आप ये डॉक्यूमेंट उनको शो कर सकते हो कि दिस इज़ द PDF ऑफ यूट्यूब इटसेल्फ, कि फेयर यूज़ के अंडर हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अगर ये मिल जाता है तो मतलब मैं मानता हूँ कि इससे बेटर चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। तो मेरे ये दो आंसर ये हैं कि पहला तो हमें ये करते रहना है क्योंकि हमारी ऑडियंस ही चाहती है, और दूसरा अगर लीगल सपोर्ट मिल जाए तो फिर जो 50% डीमोटिवेशन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इससे कहीं ना कहीं हम जैसे कई सारे क्रिएटर्स बैक हैंड कर लेते हैं, सोचते हैं कि ये ड्रॉप कर दे। अच्छा हाँ, मेरे साथ में इस कैटेगरी को जब एक्सप्लेनेशन शुरू हुआ था 2019 में 2020 में 8-10 एक साथ क्रिएटर्स ने, हमने एक ग्रुप भी बनाया था और हम सब साथ में एक्सप्लेन किया करते थे। एक ही मूवी को हम 12-13 लोग साथ में एक्सप्लेन किया करते थे। नाम लेता हूँ मैं उनका, 3-4 चैनल्स हैं, जैसे कि देसी बुक है, अमरजीत चलाया करता था उसको, उसने ड्रॉप कर दिया, वो अब जॉब कर रहा है। घी की शिकी है, शायद आई थिंक उसके 1 लाख होने वाले 97 पर ये वो, लेकिन फिर भी उसने ड्रॉप कर दिया। एक दीपक सामरिया करके था, घोस्ट वॉरियर करके या वॉरियर घोस्ट करके ऐसा कुछ चैनल था उसका, उसने भी बनाना छोड़ दिया। और एक हॉरर आर रिमिता करके चलाती है, उस पर शायद अभी 1 लाख हुए आई थिंक, ये शायद नहीं हुए, जॉब स्टार्ट कर दी है उसने। और भी ऐसे कई सारे चैनल्स हैं, ये हमारी ही कैटेगरी के चैनल है जहाँ पर उन लोगों ने हिम्मत हार करके दूसरे काम करना शुरू कर दिया। तो हाँ, फेज़ ऐसा आता है, लेकिन मैं यही कहूँगा यार, हार के बाद ही जीते। कुछ करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा कैसे? हाँ सही तो है। हाँ, करते रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। हमने हितेश भाई सब चीज़ों की बात की, इसमें एक बात रह गई कि जैसे हम एक तरह से बॉलीवुड के या फिर इंडियन सिनेमा के पार्ट भी हुए, हम रिव्यूअर्स हैं। तो एक तरह से हम उनके पार्ट भी हुए। तो सबसे पहले तो यूट्यूब जो है वो हमको कई इवेंट्स होते हैं उसमें इनवाइट करता है, बुलाता है, और ऐसे ही इवेंट्स होते हैं बॉलीवुड के जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीमियर हो गया किसी मूवी का, या फिर कोई लॉन्च इवेंट हो गया, तो उस पर भी क्रिएटर्स को बुलाया जाता है। तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? यूट्यूब के इवेंट में तो आप डेफिनेटली गए ही होंगे कई बार, उसके बारे में एक बार बताइए। यूट्यूब का इवेंट हुआ था क्रिएटर कलेक्टिव, है ना? तो उसमें एक फनी इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ में। सीन ये था कि फॉर्म फिल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए ताकि सीट्स बुक हो सकें। तो मेरा जो हितेश नागर मेन चैनल था उस पर थे 1 मिलियन प्लस, तो मैंने उसी आईडी से अपना सीट रजिस्टर किया। मगर उसके पहले मेरा एक और फ्रेंचाइजी एक्सप्लेनर नाम का चैनल है, उस पर खाली 3 लाख ही सब्सक्राइबर थे, है ना? मैं उस टाइम पे एक्सेस मतलब वो कुछ काम कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था, और वो वाला मेल खुला हुआ था मेरा, तो मैंने उसी टाइम उससे रजिस्टर कर दिया था। ये पहले की बात है, हितेश नागर एक दिन बाद की बात थी, है ना? हाँ। तो ऐसे करते करते दिन आगे निकले, और जब वो कॉन्फर्मेशन का टाइम आया तो हितेश नागर हो गया रिजेक्ट। ओके। कि सीट्स आर फुल और वी हैव लिमिटेड स्पेस, सो वी कैन नॉट अलाउ यू टू कम, है ना? वो तो चलो ठीक है, मैं एक ऐसा क्रिएटर हूँ जिसके पास में अदर चैनल्स हैं, और उन्हीं एक्सेस के थ्रू मतलब मुझे वो वाली सीट फ्रेंचाइजी एक्सप्लेनर के थ्रू हितेश नागर पर मिल गई थी। लेकिन मिलियन वाले को तुम नहीं बुला रहे हो। और हाँ, अब जब मैं गया वहाँ पे, है ना, तो कुछ एक चैनल्स ऐसे थे जिनके 7,000 सब्सक्राइबर थे। ओके। हाँ 7,000 सब्सक्राइबर थे और चैनल 8 महीने से डेड। हाँ,
मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी इंदौर के यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव में गया था, तो वहाँ पर मैंने ऐसे बहुत लोगों से मिला मैं। मतलब कहाँ 7,000 है और कहाँ 1 मिलियन, मतलब 10 लाख के ऊपर क्रिएटर है जिसको आप बुला नहीं रहे हो, जिसकी सीट फुल हो गई है। हाँ, और वहाँ आप 7,000 वाले को बुला रहे हो, तो तौहीन है। बिल्कुल बिल्कुल। होता है। क्रिएटर की तौहीन है ये। तो चलो ठीक है, मेरे पास में काफ़ी सारे चैनल्स थे। उसके बाद तो फिर मुझे पुणे में भी बुलाया गया, मुंबई में भी बुलाया गया, अभी राजस्थान में जयपुर में होने वाला है, तब मैं वहाँ जाऊँगा। तो ठीक है, लेकिन और हाँ, फिर मैं लड़ गया उनसे। जो मेरा पार्टनर मैनेजर है यूट्यूब पर, जो सबको एक पार्टनर मैनेजर अलॉट होता है, तो मैंने उसको लड़ गया। मैंने कहा तुमने ये क्या किया, मिलियन वाले को बुलाया नहीं, 7,000 वाले को तुम बुला रहे हो। तो बोले कि सर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देता है उसका नंबर लग जाता है, आपने शायद बाद में भरा होगा। तो मैंने कहा गलत है ये, तो इसको चेंज करो तुम्हारी पॉलिसी को, या तो क्राइटेरिया रख दो ओनली 1 लाख प्लस कैन एंटर, या 1 मिलियन प्लस कैन एंटर। ये ऐसे तो फिर दुनिया घुस जाएगी उसमें। तो आज हर घर में हर दो घर छोड़ के एक यूट्यूबर पैदा हुआ है। बिल्कुल। कैसे काम चलेगा? हर एक घर में एक क्रिएटर, हर कोई यूट्यूब की वीडियोस बना रहा है, फिर तो नॉट गुड। फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है सर, हम इस पर बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट और निकल करके आएगा। तो बाकी थोड़ा बुरा तो लगा था मुझे इस चीज़ पर, लेकिन ठीक है, जैसा अपडेट हो वैसा देखेंगे। मैं जो हमारी ऑडियंस देख रही है उन्हें बताना चाहूँगा कि मेरा जब चैनल डिलीट हुआ था, तो हितेश भाई को जैसे ही पता चला उस बारे में कि रोहन करके है जिसका चैनल सुपर नेस्ट है वो डिलीट हुआ, तो काफ़ी क्रिएटर्स का मुझे सपोर्ट मिला। लेकिन जिन क्रिएटर का मेरे पास सीधे फ़ोन आ गया डायरेक्टली, वो हितेश नागरी थे। उन्होंने मुझे बिना कुछ सोचे समझे फ़ोन किया तुरंत, और अपने दूसरे चैनल से यूट्यूब टीम से बात की कि एक बार इस चैनल में देखिए कि क्या गड़बड़ हुई है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, कि आप सोचते नहीं हो कि कौन क्रिएटर है सामने वाला, मेरी जान पहचान है या नहीं, बस आप मदद करने पहुंच जाते हो सबसे पहले, वो भी। तो वहीं से हम दोनों जने मिले, हमारा कांटेक्ट हुआ और बातचीत हुई फिर, और आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं साथ में। तो बहुत बहुत थैंक यू हितेश भाई कि आपने वो चीज़ की। थैंक यू। और आई थिंक ऑडियंस भी जानते हैं कि आप अच्छे क्रिएटर हो। यही हमारी पॉडकास्ट थी हितेश भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, सॉरी। शुरुआत में जब मैंने चैनल खोला था, मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अपनी इस फील्ड में क्रिएटर्स बहुत कम थे उन दिनों। तब हर जगह जैसे कि एडसेंस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अलग अलग चैनल्स के मोनेटाइजेशन पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कॉपीराइट के कोई इश्यूज़ हो जाए, कभी क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ करें, तो काफ़ी सारी एक क्रिएटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी। मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स को मेल किया करता था, मैसेजेस किया करता था, उन्हें डीएम किया करता था, लिटरली एक का भी रिप्लाई नहीं आता था। हाँ, चाहे छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो। एक दिन मैं गुस्से में था और मैंने एक कसम खा ली थी। उस टाइम शायद मेरे 1000 या 2000 सब्सक्राइबर थे। मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं चाहे कितना बड़ा क्यों नहीं हो जाऊँ, और मेरे पास कोई भी है, चाहे 1 सब्सक्राइबर वाला या 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा, अगर उसको नीड है, कुछ भी ज़रूरत है, मैं बैठा हूँ, मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं जितना करूँगा। और लिटरली मैं आज मतलब सीना ठोक के कह सकता हूँ, मैं अभी मोर देन 1000 यूट्यूबर्स की हेल्प कर चुका हूँ, रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, रिलेटेड टू एनी कॉपीराइट इशू, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन अ स्टूडियो। मोर देन 1000 लोगों की हेल्प कर चुका हूँ। और अभी तक तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया, मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ। हाँ। कि तुम ऐसे करना ऐसे करना ताकि जिसके दिल में है कुछ करने का। कभी कभी काफ़ी गरीब लोग भी होते हैं सोचते हैं कि यार अगर ये शुरू हो जाएगा या हमारी क्रिएटिविटी कहीं तक पहुँचेगी तो अच्छा ही होगा, तो कर देता हूँ यार हेल्प। हाँ, नहीं, ये आपका बड़प्पन है और काफ़ी अच्छा काम करते हो आप। एक बार फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा बहुत बहुत, आप पॉडकास्ट में आए। पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप कि हम आगे भी ऐसे ही और भी एपिसोड्स करें। थैंक यू सो मच। अरे हाँ बिल्कुल, थैंक यू रोहन भाई, थैंक यू।